हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्वेश्चंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। सेकंड पार्ट पे आज हम बात करेंगे। टॉपिक क्या रहने वाला है हमारा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, इससे रिलेटेड कैसे कैसे सवाल आते हैं, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये सीरीज, ये आपको सीक्वेंस में याद रखनी है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसे सीक्वेंस में सीरीज में ऐसे ही याद रखना है, ये जैसे लिखा है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल लगते हैं हमारे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। एक्चुअली ये सब के सब हाफ सेल है, ये हाफ सेल की रिएक्शन है, और दिखाई दे रहा होगा कि सब में रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसीलिए जो ई नॉट की वैल्यू जब हम लिखते हैं क्वेश्चन करते वक्त, जब ईएमएफ वाले न्यूमेरिकल करते हैं, तो वहाँ हमेशा आयंस आगे रहते हैं और मेटल पीछे रहते हैं। आयंस आगे, मेटल पीछे रहते हैं। इसीलिए वहाँ पे जब भी एनोड कैथोड ई नॉट की वैल्यू देता है तो क्या लिखा रहता है? आयंस आगे और मेटल पीछे लिखा रहता है, क्योंकि ये सीरीज रिडक्शन के टर्म में है। इसलिए इन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मैंने इस सीरीज को ई नॉट की वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करवाया है। किताबों में डिक्रीजिंग में लिखा रहता है, तो मैंने आपको इंक्रीजिंग में लिखाया है। तो अब यहाँ हाइड्रोजन के ई नॉट की वैल्यू 0 होती है और यहाँ के ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव में आती है, और इंक्रीजिंग में सबसे छोटी वैल्यू इसकी होगी बड़ी 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 बड़ी। वैसे तो यहाँ लिखना था पर जगह नहीं है, इसलिए यहाँ लिखा है। समझ में आ गई? तो इससे एक तो आपको ये सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। हम एनोड और कैथोड कैसे डिसाइड करते थे? जिसकी वैल्यू बड़ी है वो कैथोड, जिसकी वैल्यू छोटी है वो एनोड। अगर वैल्यू ही ना दी हो तो फिर सेल से डिसाइड करते थे। ऐसे डिसाइड करते थे कि अगर मेटल आगे आयंस पीछे तो एनोड, आयन आगे मेटल पीछे तो कैथोड। लेकिन जब वो इसकी वैल्यू दे रहा था तब हम वो कैसे दे रहा था? इसकी वैल्यू क्वेश्चन में जब हम कल कर रहे थे -0.76 थी, और ई नॉट ऑफ Cu + 2/Cu की वैल्यू 0.34 वोल्ट थी। यस और नो? अब यहाँ पे देखो, अगर ये नहीं लिखा होता तो मुझे कैसे पता चलता कौन एनोड कौन कैथोड है? यहाँ तो खैर वैल्यू दे दी, बट वैल्यू भी नहीं देता तब कैसे डिसाइड होता कौन एनोड है और कौन कैथोड है? क्योंकि यहाँ पे भी आयन आगे मेटल पीछे, आयन आगे मेटल पीछे लिखा है। और ये ऐसे क्यों लिखता है ई नॉट के लिए? आयन आगे मेटल पीछे, इसको कैसे लिखना चाहिए था? मेटल आगे आयन पीछे एनोड के लिए। लेकिन यहाँ दोनों ही जगह पे क्या लिखता है? आयन आगे मेटल पीछे। क्योंकि जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो सारी की सारी रिडक्शन के टर्म में है, इसलिए ये जो पोटेंशियल की वैल्यू आती है इसे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? आप इसे ऑक्सीडेशन के टर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन तब साइन बदल जाएगा और ये माइनस प्लस का प्लस माइनस का हो जाएगा। पर वो प्लस माइनस छोड़ो, ये जो भी सीरीज है वो किसके टर्म में है? रिडक्शन के टर्म में। इसीलिए इसे क्या कहते हैं?
रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं ना ई नोट को। याद है ई नोट क्या है? क्या है? हाँ, क्या था? जब हम मेटल की रॉड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबो देते हैं तो उनके बीच में एक पोटेंशियल आता है, उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे पैदा होता है तो उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, जिसे ई नॉट से डिनोट करते हैं। वही तो है ये। हाँ या ना? तो ये सबके सब जितने भी हाफ सेल्स हैं उन सबके हाफ सेल्स या इलेक्ट्रोड का ई नॉट की वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो एक तो ये सीरीज सीक्वेंस में याद होनी चाहिए आपको। तो आसान भाषा में पहली बात मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, नीचे वाला कैथोड होता है, तो अंडरस्टूड है कि ऊपर वाला एनोड होगा। दो लाइन याद नहीं रखनी क्योंकि दोनों लाइन लिख के जाते हैं, दोनों उल्टा करके आते हैं, एक ही लाइन याद रखनी है। तो नीचे वाला कैथोड बनता है। दूसरा, नीचे वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? जो खुद का रिडक्शन करते हैं लेकिन सामने वाले का ऑक्सीडेशन। जो भी जिस चीज़ का एजेंट होता है वो काम खुद के लिए नहीं करता, वो काम दूसरों के लिए करता है। LIC एजेंट्स खुद की पॉलिसी पता नहीं पर सबकी करनी है उनको। कार बेचने वाला इस एजेंट चाहे खुद स्प्लेंडर में जाएगा फिर भी कार बेचेगा वो। जो भी जिस चीज़ का एजेंट है, ISI रॉ का एजेंट्स, वो काम खुद के लिए नहीं कर रहे, दूसरों के लिए करते हैं। हाँ या ना? ऐसे ही नीचे वाला जब कैथोड होगा तो कैथोड पर क्या होता था? कल क्या ट्रिक पढ़ाई थी? लोन वर्ड। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन। तो कैथोड खुद का तो रिडक्शन कर रहा होगा लेकिन सामने वाले का ऑक्सीडेशन, तो इसलिए क्या होगा? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। हाँ या ना? तो नीचे वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। समझ में आ गई बात? एक बात और कि नीचे वाला लेस रिएक्टिव होता है। कैसा होता है? लेस रिएक्टिव होता है। नीचे वाला लेस रिएक्टिव होता है, मतलब जो सीरीज में नीचे आ रहे हैं वो लेस रिएक्टिव है, जो ऊपर है वो मोर रिएक्टिव है। क्लियर है यहाँ तक? सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं इसे सीक्वेंस में याद कैसे करूँ। उसके लिए ट्रिक है, ले के कान्हा बारात मजे से आला, मन जन कर फेंक दे निगाहें सुंदरी कोई प्यार भरी, फिर हाइड्रोजन और फिर सियापा, CIAHPA, सियापा। वैसे भी एक बार प्यार मोहब्बत हो जाए सब, उसके बाद सियापा हो ही जाता है। तो ले के कान्हा बारात मजे से आला, मन जन कर फेंक दे निगाहें सुंदरी कोई प्यार भरी, हाइड्रोजन सियापा। ठीक, इसे याद होना चाहिए। इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। अब इससे रिलेटेड सवाल कैसे लगते हैं उसको देखते हैं। ठीक, क्वेश्चंस पे बात करते हैं। क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। जैसे हमने बनाया एक ये, आर गिवन सेल स्पॉन्टेनियस और नॉट। पहला, दूसरा, क्या ये सेल है? सबसे पहले तो मेटल आगे आयन पीछे एनोड हाफ सेल, आयन आगे मेटल पीछे कैथोड हाफ सेल। दो हाफ सेल को सॉल्ट ब्रिज से जोड़ते हैं तो उसे कंप्लीट सेल कहते हैं। इसका मतलब पक्का दोनों के दोनों सेल हैं। सवाल पूछा है क्या ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, वर्किंग है या नहीं है, ये कैसे डिसाइड होगा? तो हमने ये बोला जो नीचे वाला होता है सीरीज में उसे कैथोड बनना चाहिए। मुझे वैल्यू कुछ भी नहीं दी, तो हमें अभी तो सीरीज लिखी होगी तो आंसर हो जाएगा, पर इतनी बड़ी सीरीज नहीं लिखी होगी तो हमें फिर माइंड में करना है, उंगलियों पे करना है। लेके कान्हा बारात मजे से आला, मन जन कर फेंक दे निगाहें सुंदरी कोई
सुंदरी ऊपर आता है, कोई नीचे आता है, नीचे वाले को क्या बनता है, कैथोड। पर ये बना हुआ है कैथोड, नीचे वाला कॉपर सुंदरी। अगर सीरीज नहीं दिख रही तो यहाँ दिखा देता हूँ, ये कोई है और सुंदरी है, नीचे वाला कैथोड बनना चाहिए, लेकिन उसमें क्या बना हुआ है, वो इसमें क्या बना हुआ है, एनोड बना हुआ है। तो ये सेल स्पॉन्टेनियस सेल नहीं है, वर्किंग सेल नहीं है। समझ में आया? आप किसी भी सेल को देख के बता सकते हो कि वो वर्किंग है या नहीं है। दूसरी बात, अब यहाँ पे क्या है, प्यार भरी और सियापा का कॉपर। देखो कॉपर कहाँ आ रहा था, प्यार भरी, और कॉपर कहाँ आ रहा था, ये मतलब ये इसके नीचे आ रहा था। नीचे वाले को क्या बनना चाहिए, कैथोड। एक ही लाइन पे लिखाइए, नीचे वाले को क्या बनना चाहिए, कैथोड। तो कॉपर नीचे वाला क्या बना हुआ है, कैथोड बना हुआ है। इसका मतलब ये कैसा सेल है, स्पॉन्टेनियस सेल है। ऊपर वाला नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन वर्किंग है। समझ में आया? तो आप किसी भी सेल को एक देख के डिसाइड कर सकते हो कौन स्पॉन्टेनियस है और कौन नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है। अब ये सेल है एक, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है बताना है। तो लेके कान्हा बारात मजे से आला, आला नीचे आता है, नीचे वाले को कैथोड बनना चाहिए पर लेफ्ट वाला एनोड बना हुआ है। तो जो होना चाहिए वो हो नहीं रखा, इसका मतलब ये स्पॉन्टेनियस सेल नहीं है। यस और नो, क्लियर है? फोर्थ एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लिया हमने। लेके कान्हा बारात मजे से आला मन जन, जन को नीचे आता है, नीचे वाले को कैथोड बनना चाहिए, बना हुआ है। तो इसका मतलब ये वर्किंग सेल है और स्पॉन्टेनियस सेल है। यस और नो, क्लियर है या कोई डाउट है? बताओ, आगे बढ़ जाते हैं फिर। ठीक है, अब आर गिवन सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉट। दी गई सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। अब सेल रिएक्शन लिख लेते हैं आपके लिए। ये दो रिएक्शन लिखी है आपके लिए, पहली और दूसरी। अब यहाँ पर ये कोबाल्ट है और ये टिन है, Sn। कोबाल्ट का रिडक्शन हो रहा है, हाँ या ना, और टिन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों, 0 से +2, 2 इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, ऑक्सीडेशन। कोबाल्ट +2 से 2 0 हो रहा है तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। लेके कान्हा बारात मजे से आला, मंजन कर फेंक दे निगाहें सुंदरी कोई, कोई नीचे आता है, नीचे वाला कैथोड बनता है, कैथोड का रिडक्शन होना चाहिए। कैसे, ये बात याद करने के लिए कौन सी ट्रिक पढ़ाई थी, लोन। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है, तो कैथोड पर रिडक्शन होना चाहिए, नीचे वाला कैथोड बनना चाहिए, कैथोड पर रिडक्शन होना चाहिए, हो भी रहा है। और नीचे वाले कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है जो कि हो भी रहा है, इसका मतलब ये स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन है, वर्किंग सेल रिएक्शन है। जबकि ये वाली रिएक्शन को देखें, लेके कान्हा का ऊपर आता है, कान्हा बारात मजे से नीचे आता है, नीचे वाले को कैथोड बनना चाहिए, कैथोड पर रिडक्शन होना चाहिए, पर यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे पता चल रहा है, 0 से 2। तो जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन है। तो आप किसी भी सेल को देख के बता सकते हैं कि कौन स्पॉन्टेनियस है, कौन स्पॉन्टेनियस नहीं है। किसी भी सेल रिएक्शन को देख के आप बता सकते हैं कौन सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कौन नॉन स्पॉन्टेनियस है। यस और नो, बात समझ में आ गई? ठीक है। अब बचपन में आप एक सवाल करते थे, ऐसा कुछ, फिर आप बोलते थे कि ये 10th का क्वेश्चन था, ऐसा कुछ। आपने कहा क्योंकि ये मोर रिएक्टिव था, ये लेस रिएक्टिव था, आपने इसकी ज़िंदगी से डिस्प्लेस कर दिया था। तो जो मोर रिएक्टिव, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यस और नो, हाँ या ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते थे आप इसमें, है ना।
कि इसने इसको इसकी ज़िंदगी से डिस्प्लेस कर दिया, तो ये पैदा करवा दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लेके काना बारात मजे से आला मन जन कर फेंक दे निगाहें सुंदरी कोई प्यार भरी, हाइड्रोजन सियापा का कॉपर नीचे आता है। मैं तुम्हें यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, कॉपर ये है और जिंक कहाँ पे, लेकिन ये ऊपर है और ये सीरीज में नीचे आ रहा है इसके, नीचे वाले को क्या बनना चाहिए? कैथोड, और कैथोड उस पर रिडक्शन होना चाहिए, वो तो है ही, पर मैंने भी एक लाइन और लिखाई थी कि नीचे वाला क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नीचे वाला लेस रिएक्टिव होता है, हिसाब से नहीं आई है, शायद जगह नहीं थी इसलिए मैंने यार छोड़ दिया था। नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है? नीचे वाला समझ रहे हो? लेस, जो सीरीज में नीचे आ रहा है। तो सीरीज में जिंक और कॉपर में कौन नीचे आ रहा है? कॉपर। तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव था इसलिए ये मोर रिएक्टिव था, इसने इसकी ज़िंदगी से इसे डिस्प्लेस कर दिया, इसीलिए ये रिएक्शन हो जाती थी 10th में। अब कॉपर को अगर मैं ZnSO4 में मिलाता हूँ क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट प्लस जिंक नहीं बनेगा, नो रिएक्शन होगी, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव इस मोर रिएक्टिव की ज़िंदगी से किसी को भगा के नहीं ले जा पाएगा। हाँ या ना? बात समझ में आ पा रही है? तो ये इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी और नो रिएक्शन कह देते थे। अब इस बार पता है पेपर में सवाल किस टाइप से पूछ रहा है? वो ये कह रहा है कि आपके पास AgNO3 का सॉल्यूशन है। इसी सवाल को पूछने की तरीका देखो उसका। उसने बोला क्या मैं इसमें कॉपर की चम्मच से मैं इसे घोल सकता हूँ इस सॉल्यूशन को, हाँ या ना? सवाल समझ में आ गया? अगर वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है, अब कॉपर और सिल्वर में दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? कॉपर ये है, सिल्वर ये है। नीचे वाला लेस रिएक्टिव, ऊपर वाला मोर रिएक्टिव। ये लेस रिएक्टिव है, ऊपर वाला क्या है? मोर रिएक्टिव है, कॉपर। यस और नो? तो कॉपर क्योंकि मोर रिएक्टिव है तो लेस रिएक्टिव की ज़िंदगी से इसे क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बना देगा ये? CuNO3 प्लस Ag। ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगी। अब ये रिएक्शन अगर पता चला मैं कॉपर की चम्मच से इसे घोलने लग गया, मैं तो सिर्फ घोल रहा था सॉल्यूशन को, लेकिन घोलते घोलते तो ये हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट बचेगा ही नहीं। तो उसने सवाल पूछता है कैन वी डिजोल्व AgNO3 सॉल्यूशन बाय विद द हेल्प ऑफ कॉपर स्पून? तो आंसर क्या लिखना चाहिए हमको? नो, क्योंकि घोलने लगूंगा तो कॉपर सिल्वर नाइट्रेट बचेगा ही नहीं, वो तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। तो यस और नो? तो नो। कैन वी डिजोल्व कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन विथ सिल्वर स्पून? यस, क्योंकि अब क्या होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि लेस रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव मेटल है। तो अब यहाँ पे क्या होगी? नो रिएक्शन। तो मैं सिल्वर की चम्मच से कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को घोल सकता हूँ, बशर्ते मेरे में दम हो कि सिल्वर की चम्मच से घोलने का। होनी भी तो चाहिए सिल्वर की चम्मच। वैसे भी मोदी जी कह रहे हैं कि सोना भी खरीदना नहीं है, चांदी के लिए मना नहीं किया वैसे उन्होंने, पैसे भी तो होने चाहिए ना हमारे पास, चांदी भी महंगा हो गया है ना। इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आगे बढ़े। सवाल समझ में आ गए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड? तो बधाई हो आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला पार्ट आपका स्वाहा हो गया। तो गैल्वनिक सेल से रिलेटेड जो फर्स्ट पार्ट था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उससे रिलेटेड जितनी बातें हो सकती थी सब टाइप के आ गए। टाइप के आ गए, वो नहीं आए। क्या नहीं आए? मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और ज़्यादा करनी है, बट जितना चीज़ें मोटे तौर पे आती है वो सब आ गए हैं। अब हमने बोला था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या बोला था हमने आपको? सेल होता है। सेल कितने टाइप के थे? 2 टाइप के थे। कौन कौन से थे? एक था कौन सा? गैल्वेनिक। हमने जितनी पढ़ाई कराई वो आपको इसके लिए कराई। दूसरा क्या आता है? इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। ये क्या करते थे? इलेक्ट्रिकल को केमिकल, और ये क्या करते थे? केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलते थे। कल हमने एक्चुअली में बदलते हुए भी दिखाया कि केमिकल इलेक्ट्रिकल में बदल रहा है, यस और नो? और यहाँ दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिकल केमिकल में बदलता है। ठीक, तो अब मैं जो भी बात करूंगा वो इलेक्ट्रोलिटिकल सेल के लिए करूंगा। आगे बात करते हैं। किस वाले सेल पे बात कर रहा हूँ? इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। ठीक,
एक्चुअली इलेक्ट्रोलिटिकल सेल क्या होता है, वहाँ पे दो अलग अलग बीकर होते थे, यहाँ हम एक ही बीकर ले रहे हैं और उसमें दो प्लेट्स ले रहे हैं और इसमें हमने क्या डाल दिया, इलेक्ट्रिकल वायर ये डाल दिया। तो यहाँ एक ही, वहाँ अलग अलग बीकर होते थे गैल्वेनिक सेल में। इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में एक ही बीकर होता है, एक ही बीकर में दो प्लेट्स पड़ी रहती हैं, एनोड और कैथोड की। वहाँ पे एनोड पर क्या चार्ज होता था, गैल्वेनिक सेल में क्या कैसे याद कराया था, एनोड पे नेगेटिव, तो यहाँ पे एनोड पे पॉजिटिव होता है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो अपने आयंस में टूट जाते हैं, जैसे NaCl, Na2SO4, HCl, H2SO4, कुछ भी Na2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस, सब जो भी चीज़ अपने आयंस में ब्रेक हो जाती है उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो ये NaCl भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो गया होगा जब मैंने इसे इलेक्ट्रिसिटी दी होगी, हाँ या ना। तो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयन में टूटा, अपोजिट आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करे होंगे, यहाँ जाके चिपक रहे होंगे। इसी घटना को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अपोजिट चार्ज पार्टिकल का या चार्ज पार्टिकल का अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करना इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कहते हैं। इतनी बात क्लियर है, यस और नो। तो इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस क्लियर हो गया, दो चीज हो गई। अब यहाँ पे सारी चीजें फॉर्मूले बेस्ड और न्यूमेरिकल बेस्ड चलता है। तो पहली बात तो आपने क्या किया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और केमिकल रिएक्शन होगी। मैं मोबाइल को चार्ज कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ, फिर मैं उसे दोबारा यूज कर रहा हूँ, तो एक्चुअली में मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकली पैदा करवा रहा हूँ। मेरी नज़रों में तो फोन में भी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है, बस मैं उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना कह करके केमिकल एनर्जी कहने वाला। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी काई में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है इस सेल में, यस और नो। तो पिक्चर शुरू होती है यहाँ से, कंडक्टेंस शब्द आता है। क्या आता है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, करंट का फ्लो। करंट मैंने कहा था दो ही वजहों से पैदा होती है, या तो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से या करंट के मोशन, आयंस के मोशन की वजह से। तो यहाँ आयंस टूटेंगे, मूव करेंगे, करंट पैदा करेंगे। बस मैं उसे करंट ना कह करके यहाँ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, केमिकल एनर्जी ऐसी बकवास कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली कंडक्टेंस निकालना है। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। रेजिस्टेंस क्या है, रुकावटें हैं, करंट के फ्लो में रुकावट है। अच्छी बात है, बुरी बात है, करंट के फ्लो के लिए तो बुरी बात है वैसे तो कि करंट फ्लो नहीं कर पा रहा, पर डिपेंड करता है मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। अब 440 वोल्ट का करंट जो खंभों पे चल रहा है वो घर पे आगे तो हम नाचते फिरेंगे, एक आवाज़ आएगी जैसे मच्छर मर जाता है उस वाली लाइट में, बैडमिंटन वाले में, ऐसे हम भी चिपक जाएंगे वहीं, है ना। तो वैसा ही कुछ है, डिपेंड करता है मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। तो वहाँ से घर तक आने के लिए जो कनेक्शन आपने लिया है, बीच में रेजिस्टेंस लगाया होगा कि भाई आपको कितने वॉट का कनेक्शन चाहिए, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, उस हिसाब से आपको कनेक्शंस मिलते हैं। तो आपको कितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप कनेक्शन लेते हो फिर आप घर की बिजली फिटिंग करवाते हो। इस ट्यूबलाइट को जलने के लिए अगर 40 वॉट चाहिए तो उसको 40 ही वॉट मिले क्योंकि ज़्यादा मिलेगा तो ये फूक जाएगा। तो रेजिस्टेंस वैसे तो बुरी बात है करंट के फ्लो में, पर मेरे लिए अच्छी बात यह है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, स्पीड ब्रेकर बाइक चलाने के लिए बढ़िया चीज़ नहीं है ना, लेकिन डिपेंड करता है, पता चल रहा मैं गली से निकला और किसी ने उड़ा दिया, तो वहाँ स्पीड ब्रेकर्स रिक्वायर्ड है। मेरी ज़रूरत क्या है, ज़रूरत के हिसाब से ही काम चलता है। फिलहाल रेजिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसके बिना पता नहीं कितने सारे सिस्टम फूक जाएंगे। तो रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतनी ज़्यादा फ्लो होगी, हाँ या ना। इसी को क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। और इसकी यूनिट होती है ओम, तो ये बन जाएंगे ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, मोह। लेटेस्ट में इसकी यूनिट चल रही है साइमन। फिर आता है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या आता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कप्पा से डिनोट करते हैं। तो वैसे इसका डेरिवेशन भी दिखा सकता हूँ मैं तुमको, यहीं पे दिखा देता हूँ।
स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अच्छा, इसको ये पेपर में दूसरे नाम से भी आ जाता है, कंडक्टिविटी के नाम से भी आता है। तो सर्किट पे लगने वाला रेजिस्टेंस, ये दो मेटल की प्लेट्स हैं, प्लेट की दूरी L और ये जो प्लेट है इसका एरिया A। तो प्लेट की दूरी L के प्रोपोर्शनल और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सर्किट पे लगने वाला रेजिस्टेंस प्लेट की दूरी L के प्रोपोर्शनल, प्लेट के एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, प्लेट की दूरी के L के प्रोपोर्शनल और प्लेट के एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक्सपेरिमेंट से पता चला होगा, हम तो विश्वास पे गाड़ी चल रही हमारी, होता ही होगा भाई। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे, उस कांस्टेंट को रो से डिनोट करते हैं। आज तक तो हमारी ज़िंदगी में कांस्टेंट के चला रहे थे। इस रो को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो 1/रो इक्वल टू 1/r इंटू L/A ऐसे कह सकता हूँ। सही है, कुछ इशू? ठीक है, तो 1/रो इक्वल टू 1/r इंटू L/A ऐसे आ जाएगा। ऐसे आ जाएगा तो क्या होगा, क्या ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है? रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को क्या कहते होंगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, जिसे कप्पा से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा कप्पा इक्वल टू, क्या हो जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। कप्पा मतलब के से डिनोट कर लेते हैं, थोड़ा सा के बढ़ा देते हैं इसकी पूंछ। कप्पा, इसकी यूनिट अभी बताई थी साइमन, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये सेंटीमीटर इनवर्स बन जाएगा। मीटर मीटर स्क्वायर मीटर इनवर्स बन जाएगा। तीसरा टर्म आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बाद मोलर कंडक्टेंस। क्या आता है? मोलर कंडक्टेंस। अब माना मैंने इस सिस्टम में कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसका 1 मोल लिया। 1 मोल में कितने पार्टिकल होते होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23, बहुत सारे होंगे। इतने की मुझे गिनती भी नहीं आती, गिनती भी मुझे 8-10 जीरो तक ही आती। तो वो बोला 10⁻23 मोल्स पार्टिकल्स होते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 मतलब बहुत सारे होते हैं, हमारी नज़रों में तो बहुत सारे होते हैं। तो 1 मोल पार्टिकल अपने आयन में टूट रहा होगा, अपोजिट आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे होंगे। आयंस मूव करेंगे तो फिर से क्या करेंगे? करंट पैदा करेंगे। उस करंट को आप कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस या केमिकल एनर्जी कह रहे होंगे, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके केमिकल एनर्जी पैदा करवा रहे हो, ऐसा कह रहा है। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल के टूटने पर अपोजिट आयंस का अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने पर जितनी करंट पैदा होगी उसे मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मोलर कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं लैम्डा एम से। काई से? तो लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा कप्पा बाई Cm, और इसकी यूनिट आती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यहाँ तक क्लियर है या कोई डाउट? आगे बढ़ जाऊँ। 4th वन, इसके बाद चलता है आपके पास कोलरॉस लॉ। मैं इसे बहुत शॉर्ट में बताने वाला हूँ। कोलरॉस लॉ, कोलेराउस का नियम हिंदी में, कोलरॉस लॉ करते रहो या कुछ भी बोलते रहो। कोलरॉस लॉ, कोलरॉस लॉ क्या कहना चाह रहा है आपके पास? कोलरॉस लॉ ये कह रहा है कि मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, शायद आपको ये बात समझ में आ रही हो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट जो अपने आयन में टूट जाते हैं उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, हाँ या ना? तो मैंने क्या कहा था, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की धज्जियाँ हम कैसे उड़ा सकते हैं? XA Y पॉजिटिव प्लस Y कैपिटल B X नेगेटिव। तो किसी इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस, उस इलेक्ट्रोलाइट के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस के, मतलब उस इलेक्ट्रोलाइट के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन उसी इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एनायन के सम के बराबर होता है।
कहने का मतलब ये है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट NaCl की वजह से करंट नहीं आ रही। NaCl जब Na+ और Cl नेगेटिव में टूट रहा है तो ये जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं उनके मोशन की वजह से करंट आ रही है। वैसे मैंने क्या कहा था, करंट दो ही वजहों से पैदा होती है, या तो इलेक्ट्रॉन के मोशन से या आयंस के मोशन की वजह से। तो बेसिकली आपके पास वो कह रहा है कि करंट इसकी वजह से नहीं आ रही है, उसमें प्रेजेंट कैटायन और एनायन जितना मूव करेंगे जो करंट पैदा होगी वो उस वजह से पैदा होगी, इनकी वजह से, उनकी उनकी जो भी मूवमेंट से करंट पैदा हो रही है उनके सम से इसकी करंट आएगी। क्लियर हो गया? पर मुझे अभी ये नहीं समझ में आया कि ये इनफाइनाइट डायल्यूशन क्या कह रहा है। तो इसने कोलरॉस लॉ ने एक और इक्वेशन दी, लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस v√c, ये भी बोला इन्होंने। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस सी, सुना है आज से पहले आपने? लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ये। लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का ग्राफ ऐसे बनता है, y इक्वल टू mx प्लस सी। अगर स्लोप नेगेटिव में हो तो ग्राफ ऐसे जाता है, यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में क्या है, ये y हो गया, ये x हो गया, ये m हो गया, तो y इक्वल टू mx प्लस सी जैसा ही है, बस स्लोप नेगेटिव में, m की वैल्यू माइनस b है, नेगेटिव में। मैं अगले उसमें दिखा देता हूँ। तो इन्होंने जो कोलरॉस ने दूसरा बोला, क्या बोला, लैम्डा m बराबर लैम्डा नॉट m माइनस v√c, नहीं तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, ये बोल रहे हैं वो कोलरॉस चचा। तो ये कैसा दिख रहा है मुझे, y इक्वल टू mx प्लस सी जैसा दिख रहा है, बस स्लोप जो है वो नेगेटिव में। mx प्लस सी का ग्राफ तो ऐसे जाता था, पर माइनस mx प्लस सी है तो ऐसे जाएगा। y एक्सिस पर क्या है, मोलर कंडक्टेंस, x एक्सिस पे क्या है, कंसंट्रेशन। वो ये तो वो है c, कंसंट्रेशन मतलब ये तो कांस्टेंट होता है इसका, ये वाला इंटरसेप्ट बोलते हैं उसको। तो x क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन √c। तो ये बता रहा है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मैं NaCl के 1 2 3 4 5 6 मतलब मैं जितनी नमक की मात्रा या इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बढ़ा रहा हूँ तो कंडक्टेंस की वैल्यू घट रही है, यस और नो। लेकिन जैसे जैसे मैं डाइल्यूट करूँगा सॉल्यूशन को तो वैसे वैसे मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो जब कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा तब ये जो आता है उसी को इंटरसेप्ट कहते थे। ये लैम्डा नॉट m है। मतलब क्या है, लैम्डा m की वैल्यू को ही लैम्डा इन्फिनिटिव m या लैम्डा नॉट m कहते हैं तब जब कंसंट्रेशन जीरो है। ठीक है, लिमिट c टेंड्स टू जीरो है, टेंड्स टू जीरो। टेंड्स का मतलब होता है कभी भी जीरो नहीं लगाना। अगर माना मैंने नमक के 0 चम्मच नमक डाला, NaCl डाला, तो कौन ही टूटेगा अपने आयन में, कौन ही करंट पैदा करेगा, हाँ या ना? तब तो कोई टूटेगा ही नहीं, तब तो कुछ करंट ही पैदा नहीं हो पाएगी, यस और नो। इसलिए वो कहता है कि लैम्डा m की वैल्यूज ही तो है ये सारी की सारी, लैम्डा m की वैल्यू को ही लैम्डा इन्फिनिटिव m कहते हैं तब जब कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट। इतनी बात समझ में आ गई? ये क्लियर है, कोई डाउट है? पक्का आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बताता है। तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, सिंपल सी बात है। बाकी क्वेश्चंस में बहुत सारे करेंगे बाद में। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट पे बात कर लें। ठीक है, तो हमने कोलरॉस लॉ पे बात कर दी। फिर आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। इसका फॉर्मूला है लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m। अच्छा, लैम्डा m नहीं बताया हमने आपको। लैम्डा m का फॉर्मूला होता है κ/cm, शायद बोल दिया मैंने ना, पीछे बता दिया। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स यूनिट होती है। मैं पैदा करवा दूंगा ऐसे क्वेश्चन कराते वक्त, यूनिट पैदा करवा दूंगा। कैसे आई है
लैम्डा नॉट एम पे अल्फा पे बात कर ली। नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। माना कि कोई एसिड था एच ए, एसिड वो होते हैं जो H प्लस देते हैं, बचा ए नेगेटिव होगा। शुरुआत में इसका कंसंट्रेशन 100% था, टूटा ही नहीं तो 0 0 पैदा हुए, तो अल्फा पार्टिकल इसमें बदल गए। यहाँ कितने हो गए होंगे 1 माइनस अल्फा। अगर 1 माइनस अल्फा अल्फा यहाँ हो रहे तो 1 माइनस 2 अल्फा क्यों नहीं कह रहे हो। तो पहले भी बताया था कि एक पेन है, उसमें ढक्कन निकाल दूं तो एक पेन 2 पार्ट में टूट गया, इसका ये मतलब नहीं कि शुरुआत में 2 पेन थे, उसी के अंदर से ही बना है। तो इनकी कंसंट्रेशन को मैं ये मान सकता हूँ। तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ते थे पिछले साल, क्या करते थे, प्रोडक्ट साइड का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड का कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब मुझे H प्लस का कंसंट्रेशन, ए नेगेटिव का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA का कंसंट्रेशन लेना चाहिए। तो आज मैं एसिड का डिसोसिएशन कर रहा हूँ तो आज उस कांस्टेंट को डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कह सकते हैं। तो Ka बराबर क्या आएगा, सी अल्फा, फिर सी अल्फा अपॉन में सी 1 माइनस अल्फा, सी से सी निकल लो तो सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला आ जाता है, हाँ या ना। इतने ही फॉर्मूले याद रखने हैं हमको। मैं एक लास्ट बार बस इसे बोल के ख़त्म कर रहा हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा, पहला फॉर्मूला G इक्वल टू 1/R, यूनिट क्या आई, साइमन, कंडक्टेंस बराबर रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कॉल्ड कंडक्टेंस। फिर हमने क्या कहा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा बराबर 1/R इंटू एल अपॉन ए, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। फिर हमने क्या बोला, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम बराबर कप्पा बाई सी एम, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चौथा फॉर्मूला लैम्डा नॉट एम ऑफ NaCl या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का बराबर होगा उस इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन और उस इलेक्ट्रोलाइट के इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन के सम के बराबर। पांचवा क्या बोला, लैम्डा एम बराबर लैम्डा नॉट एम माइनस बी रूट सी, फॉर्मूले याद रखने हैं। छठवा फॉर्मूले पे हमने किस पे बात करी थी, अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। सातवां फॉर्मूला डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, हाँ या ना। इसकी यूनिट वही रहती है, इसकी भी वही रहती है, तो कोई यूनिट नहीं आती। अल्फा की कोई यूनिट नहीं है, सी कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर होती है, तो इसकी यूनिट भी मोल पर लीटर आती है। तो मोटे तौर पर फॉर्मूले वाला पार्ट इलेक्ट्रोलिटिकल सेल का हो गया। मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा जिसमें सारे फॉर्मूले एक साथ लग जाएंगे, उससे बड़ा सवाल कभी नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा 2 फॉर्मूले या 3 फॉर्मूले एक ही क्वेश्चन में आ जाते हैं, मेरे क्वेश्चन में सारे फॉर्मूले एक साथ आ जाएंगे। तो हम इतना बड़ा सवाल करेंगे तो छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू तो वैसे ही हो जाएंगे। बाकी फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, कल पिएंगे खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।